हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक फरकिया हियर अगेन वेलकमिंग यू ऑन सिविल लर्नर्स। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मालवा के पठार के बारे में और आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और उसको अच्छे से समझा होगा पूरे मालवा के पठार को और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। और मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट की थी कि जब आप पठार यहाँ पे पढ़ लो उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में क्विज ग्रुप की लिंक भी दी है, तो आपने ज़रूर वहाँ जाके क्विज भी सॉल्व किए होंगे। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आज हम बुंदेलखंड के पठार को पढ़ेंगे और मालवा के पठार के बारे में अपन ने डिटेल में उसकी स्थिति विस्तार से लेके महत्व तक डिटेल में डिस्कस करी थी। कौन सी नदियाँ, चट्टाने क्या है, सब कुछ अपन डिटेल में देख लिया था और समझ भी लिया था। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुंदेलखंड के पठार को भी अपन उसी अकॉर्डिंग समझेंगे। तो आप देखते रहिए आज का वीडियो, जिसमें बुंदेलखंड के पठार के बारे में समझाऊंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बुंदेलखंड का पठार। रिवीजन देखिए मैं आपका करवाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद पठार जो कंप्लीट हो जाएंगे अपने सारे, उसके बाद पूरे पठार का एक साथ क्विक रिवीजन का एक वीडियो भी बना लेंगे अपन। तो उससे आपके क्या सारे पठार एक वीडियो में ही रिकॉर्ड भी हो जाएंगे और उसमें आप रिवीजन के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हो पार्टिकुलर। तो अपन आज बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं। तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है। ये जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। यहीं पे बुंदेलखंड का पठार है, जो कि इसके अगर अपन नीचे की तरफ देखें तो इधर रीवा पन्ना का पठार आ जाता है, फिर नीचे नर्मदा सोनघाटी प्रदेश है, इस तरफ मालवा का पठार है, इधर मध्य भारत का पठार भी आता है। ये बुंदेलखंड का पठार है। अब इसके बारे में अपन वही डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। लेकिन ये जो पठार है इसका अपन ने सबसे पहले मैप के थ्रू मैंने आज से एक और नया सोचा है कि मैं आपको इसका विस्तार जो है किन किन जिलों में वो मैप के थ्रू ही बताऊंगा, जिससे कि आपको मतलब माइंड में आपके फिट हो जाएगा मेमोरी में कि मैप में हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट देखे थे। तो इसका मुख्य रूप से विस्तार जो है दतिया, इधर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और शिवपुरी, ये तो मुख्य रूप से इन जिलों में विस्तार है। लेकिन आंशिक रूप से विस्तार की अगर बात की जाए तो है शिवपुरी जिला है, उसकी पिछोर और करेरा तहसील, वहाँ पे इसका आंशिक रूप से विस्तार है। उसके अलावा ग्वालियर की डबरा तहसील में भी इसका आंशिक रूप से विस्तार है। उसके अलावा एक और बात करते हैं भिंड की लाहौर तहसील में इसका आंशिक रूप से विस्तार है। तो ये कुछ जिलों में आंशिक रूप से विस्तार है, और जबकि छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया ऐसे जिले जो हैं ये पूर्ण रूप से इसमें बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। तो ये अपन ने मैप के थ्रू यहाँ पे देख लिया है कि किस प्रकार इसका विस्तार किन किन जिलों में है। और एक और चीज़ अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमपी के कुल क्षेत्रफल में इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.70% जो है इसका कुल एमपी के क्षेत्रफल में विस्तार है। और इसका कुल क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 23,733 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो आपको अगर मतलब थोड़ी सी याद करने में परेशानी तो आएगी, लेकिन एक दो बार जब आप पढ़ोगे तो ये क्षेत्रफल भी आप आसानी से याद कर पाओगे। तो अपन देखते हैं इसके बाद अब इसका डिटेल में डिस्कशन कि क्या क्या अपन बुंदेलखंड के पठार में पढ़ने जा रहे हैं, कैसे इसका कौन कौन सी चट्टानें, क्या नदियाँ है, वही जो मैंने पुराने पठार में पढ़ाया था आपको नए प्रीवियस वीडियो में। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और साथ साथ में मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि इसके नोट्स जो है आप साथ में बनाते जाइए, जो कि बहुत हेल्प करेगा। और मैंने स्टार्ट किया है आपके लिए आज से कुछ नया और सोचा है कि मैं जो है स्पेशल जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ जो टॉपिक वीडियो में, उसका पीडीएफ में नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा आपके साथ, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथ साथ वीडियो के साथ अगर आप बनाते हो नोट्स तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्थिति विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल और इसकी जो लंबाई ऊंचाई के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसकी ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है, कौन से यहाँ पे चट्टाने हैं, कौन से खनिज यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, खनिज आए हैं तो यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तापमान और जलवायु, वर्षा की भी अपन इसमें बात करेंगे। और उसके बाद वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, और फिर इसका महत्व। तो ये हमने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। अब इसका ओपन एक एक जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आपको सारे फैक्ट्स साथ साथ में नोट करते जाना है अपनी कॉपी में,
नोट्स बनाते जाओ प्लीज़, और क्विज सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता चल जाए। और ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं मेंस में भी आप लिख सकते हो उसके बारे में। मेंस में भी अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास किसी पठार का वर्णन करने का, तो आप ऐसे ही डिवाइड करके अगर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे सारे फैक्ट्स भी याद आ जाएंगे और आप लिख भी आसानी से पाओगे। तो इसलिए अपन देखते हैं, अपन स्थिति विस्तार के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये थोड़े से पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब एग्जैक्ट याद नहीं रहते, तो इसके लिए मैं पहले से लिख दिया है। तो आप भी इसको पहले से ही मतलब याद करना बार बार, तो आपको मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो ये इसलिए लिखा था कि जब पढ़ाते टाइम कभी याद नहीं आया तो गलती से कुछ दूसरा नहीं बोला जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो इसका जो अक्षांशी विस्तार है वो 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशी विस्तार है। और अगर देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है बुंदेलखंड का पठार स्थित है। अब उसके बाद बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 7.70% में तो ये एमपी के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये उसके साथ कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 25,733 स्क्वायर किलोमीटर में जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का भाग है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लिए। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, चोटियाँ। तो इसकी जो चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपने नाम सुना होगा, सिद्ध बाबा की चोटी। तो सिद्ध बाबा की जो चोटी है वो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उसकी ऊंचाई जो है 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। फैक्ट की बरसात हो रही है, आप नोट करते जाइए और क्विज सोल्व करते जाइए तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ से कैसे अपन को सोल्व करना पड़ता है। तो सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चंस, तो याद रखना है आपको इसी प्रकार। उसके बाद अगर अपन नदियों की बात की जाए तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, सिंध है, उसके अलावा यहाँ से केन नदी बहती है, बेतवा का अफवाह भी यहीं से है, उसके अलावा जो उर्मिल नदी है वो भी यहाँ से बहती है। प्रमुख रूप से 4 नदियाँ जो है बुंदेलखंड के पठार की नदियाँ हैं। इसमें उर्मिल नदी पे उर्मिल परियोजना भी स्थित है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि उर्मिल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो उर्मिल नदी पर स्थित है। इस प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि नदियाँ हो गई हमारी। इसके बाद बात करते हैं चट्टानों की। तो चट्टान यहाँ पे प्रमुख रूप से इसका जो निर्माण हुआ है वो पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ है। जो बुंदेलखंड का पठार है उसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ग्रेनाइट और नीस चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है। ग्रेनाइट नीस चट्टानें यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में, जो कि अपन ने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे खनिज की अपन बात करते हैं इसमें बुंदेलखंड के पठार में। तो खनिज की उपलब्धता भी यहाँ पे जैसे मालवा के पठार में कम थी, इस प्रकार यहाँ पे भी खनिज की उपलब्धता नगण्य मतलब बहुत न के बराबर है। केवल छतरपुर में हीरे के भंडार के अलावा यहाँ पर अन्य जगह कोई खनिज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे खनिज की उपलब्धता भी कम है, इसलिए औद्योगिक विकास भी बहुत कम हुआ है। अब यहाँ पर अपन सीधे बात करते हैं तापमान की अगर बात करते हैं। अब तापमान की बात करें तो ग्रीष्म में इसका तापमान जो है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, और शीतकाल में अगर बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर चला जाता है। तो जो मालवा की श्रेष्ठ जलवायु थी उससे तो थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे शीतकाल में अधिक ठंड रहती है, और मालवा की जो शीत जलवायु, जो श्रेष्ठ जलवायु सम जलवायु, उसके विपरीत यहाँ पे शीत में बहुत अधिक ठंड पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये अपन ने देख लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन जलवायु की, तो वही मैंने आपको बता दिया है। अब वर्षा की बात करें तो वर्षा में यहाँ पर जो है मुख्य रूप से वर्षा का जो 75 से 130 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है, जो कि बहुत मतलब वर्षा की मात्रा अच्छी है। उस वजह से यहाँ पे वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति में भी जो घने वृक्ष है वो मिलेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से। तो वृक्ष की अगर यहाँ पे बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पे खेर, पलाश, नीम आदि प्रकार के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये देख रहे हो आप, वनस्पति में खेर, पलाश, नीम आदि प्रकार के, वो खेर से जो कत्था बनाया जाता है उसका भी यहाँ पे निर्माण होता है।
आपने सुना होगा खेर के जो खेर का पौधा है उससे क्या बनाया जाता है, उससे कत्था बनाया जाता है, उसका भी निर्माण यहाँ पे होता है। तो वनस्पति में आप बता सकते हो कि ये यहाँ पे प्रमुख रूप से निर्माण होता है। अब इसके बाद अपन महत्व की बात करते हैं, तो इसका महत्व देखते हैं अपन बुंदेलखंड के पठार का। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अपन महत्व की बात करते हैं। अब महत्व वही जैसे हमने मालवा के पठार और मध्य भारत के पठार में पढ़ा था, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पर्यटन की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, एक सांस्कृतिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व देखा जाए तो आपने देखा होगा पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है। यहाँ पे दतिया जो है, दतिया जिला यहीं पे आता है। दतिया जिले में क्या है, एक तो पीताम्बरा पीठ यहाँ पर स्थित है, पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित है। उसके अलावा एक और आपने सुना होगा चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो में मंदिर बनाए गए थे, तो वो भी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। तो अपन यहाँ पे छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर, ये भी बुंदेलखंड के पठार का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। तो पीताम्बरा पीठ हो गया है, खजुराहो के मंदिर हो गए हैं। अब उसके बाद अपन इसके सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व की बात करते हैं। तो एक और दतिया में एक और सोनागिरी जो तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल, वो भी दतिया में स्थित है। ये भी आप पॉइंट इसमें ऐड कर लेना। पीताम्बरा पीठ सोनागिरी दतिया में हो गया है, खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में हो गए। अब महत्व में एक और बात आती है सांस्कृतिक दृष्टि से। तो यहाँ पे बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। इसका सांस्कृतिक महत्व अलग है। इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के द्वारा जो इसका राजनीतिक क्रीड़ा का प्रमुख केंद्र, राजनीतिक क्रीड़ा मतलब यहाँ पे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वहाँ पे चंदेल वंश के शासकों का शासन था। तो प्रमुख रूप से चंदेल राजाओं का यहाँ पे शासन था। उसके अलावा एक और अपन बात करें तो यहाँ पे बुंदेलों का भी यहाँ पे शासन रहा है। तो बुंदेलों और चंदेल वंश के शासकों का राजनीतिक क्रीड़ा केंद्र रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसका एक और अपन ने स्थिति विस्तार में डिस्कस करना था, मैप में मैंने बताया था, मैं आपको एमपी के डिस्ट्रिक्ट ही बता पाया था। ये बुंदेलखंड का पठार जो है कई बार यूपी के जो जिलों में फैला हुआ था, उसका भी क्वेश्चन आ गया कि यूपी के किन जिलों में ये पठार फैला हुआ है। तो यूपी के जो प्रमुख 5 जिले हैं वहां पे ये फैला हुआ है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना कि यूपी में एक तो ललितपुर है, हमीरपुर जो कि ये मध्य प्रदेश बनाया था अपन ने, ये इस भाग में ये जिले आते हैं। तो यहीं पे बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है, इसलिए यहाँ पे ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, बांदा और जालौन, इन 5 जिलों में प्रमुख रूप से बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। तो हमने आज डिस्कस कर लिया स्थिति विस्तार से लेके मध्य प्रदेश के किन जिलों में विस्तार है, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में विस्तार है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया क्षेत्रफल कितना है, नदियाँ कौन सी है, चट्टानें कौन सी है, खनिज की उपलब्धता कम है यहाँ पर, और वर्षा, तापमान, जलवायु मैंने आपको बता दी है। तो उसके आधार पर वनस्पति कौन सी होती है वो भी मैंने बता दी है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है महत्व, पर्यटन के आधार पर महत्व डिस्कस कर लिया है और सांस्कृतिक आधार पर भी महत्व अपन ने देख लिया है। तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो पठार आएगा और रीवा पन्ना पठार के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो पठार पढ़ लो आप, तो नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद एक बार और रीडिंग कर लेना। उसके बाद जो क्विज सोल्व करना, तो आप 100% श्योरिटी है कि आप सारे क्विज आसानी से सोल्व कर पाओगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में जो भी है। और मैंने टॉपिक वाइज मैंने क्विज दे रखे है उस ग्रुप में, तो आप उनको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, काफ़ी क्विज है। तो आप देख लेना, मैंने टॉपिक डाल रखे उसके सारे क्विज, तो वो जाके सोल्व करना, तो आपको सारा मतलब आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखते रहिए वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ करने का। और आज से मैं नोट्स भी बना के आपके लिए PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल, जय हिंद।